मैं आचार्य विश्वकर्मा योग के सप्ताह दिवस में मैं योग के संबंध में आज कुछ कहना चाहता हूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूँ और वही मैं अपने अनुभव को ही लोगों तक पहुँचाने के लिए समय समय पर अपनी बातों को समाज के कल्याण के लिए देता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। योग मानव के जीवन में जिस दिन से वह धरती पर पैदा होता है, माँ के गर्भ से अलग होकर के एक अलग अस्तित्व बनाता है, उस दिन से योग का विस्तार उसके जीवन में होने लगता है। यद्यपि योग का मतलब केवल जोड़ना होता है, तो जोड़ना वह स्वयं पहले जुड़ता है संसार से, फिर इसके जीवन को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए जो भी क्रियाएं संसार में माँ के द्वारा जोड़ी जाती हैं, परिवार के द्वारा जोड़ी जाती हैं, या जो क्रियाएं उसे परंपरागत उसे जो सिखाया जाता है, वो सब सारे योग का ही हिस्सा है। क्योंकि योग वह क्रिया है जिसके कारण जातक के या वह जो नवशिशु और नवजात है उसके जीवन की आयु का विस्तार हो। उसके द्वारा भोजन, पानी, दूध, खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, सीखने की जो प्रतिक्रिया है, उससे सब आयु का विकास ही होता है। इसलिए योग तो हमारा जैसे ही माँ के गर्भ से निकल के आते हैं उसी समय से योग शुरू होता है। जब किताबों में ऊंच स्तर से बताते हैं योग करने के लिए, जैसे कि आजकल केवल एक्सरसाइज का नाम योग के बजाय योगा कहने लगे। क्यों? कि जिन लोगों ने योग को योगा कह करके अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया और बताया, वह हिंदी के शब्दों का चयन ही नहीं कर पाए हैं और अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया है। और चूँकि जो दिखता है सो बिकता है, संसार में लोगों को बिल्कुल पतंजलि को भूल गए और पतंजलि के नाम पर अंग्रेजी में बोल कर न जाने क्या क्या बोलने लगे हैं। और उससे कहने के लिए जो क्रियाएं हैं उनमें, यद्यपि आदमी का जीवन तो कब आत्मा के साथ जुड़ने के साथ ही वह हमेशा जन्म लेता है और मरता है। तो जन्म लेने वाला जो शरीर है वो उसे शरीर बोलते हैं, मरने वाला जो होता है उसे शरीर का माध्यम बोलते हैं। और यद्यपि नामों से भले पहचाना जाए, लेकिन उसकी क्रिया जो प्राणवायु है वह अमर है, न तो मरती है न जिंदा रहती है। समय समय पर इस शरीर की उपयोगिता से संसार को विस्तार करने के लिए और विस्तारित होकर के क्रियाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह क्रिया योग है। तो योग करने के लिए मूलतः शरीर में 6 केंद्र माने गए हैं। आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है, आध्यात्म के अंदर योग की परिभाषा जो वर्तमान में दी जा रही है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है। वह शरीर की सारी क्रियाएं बता देते हैं, लेकिन शरीर के किस क्रिया के द्वारा कौन सा अंग इसमें आयु को बढ़ाएगा, इसका कोई से लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। यद्यपि उन्होंने प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसे व्यापार के तौर पर ले जाके दिशा भ्रम कर रहे हैं। योग का मतलब है प्राणवायु शरीर की क्रियाओं से जुड़ जाए और प्राण का विस्तार होने लगे, तो उन क्रियाओं को योग बोलते हैं। आध्यात्म के अंदर यह 6 भागों से माना गया कि शरीर की क्रियाओं का संचालन मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि भवसागर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार से मूल्यांकित होता है। तो इसलिए हमें वह क्रियाएं करनी चाहिए जिन क्रियाओं के द्वारा जीवन का विस्तार हो और शरीर उसको उस दिन तक उसे संभाल के रखे। इसलिए उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के लिए अंग्रेजी में जब इसका अध्ययन किया गया, अंग्रेजी के लोगों ने या आज के वर्तमान पढ़े लिखे लोगों ने किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी, कॉज और इफेक्ट। कौन सा काम कब करना चाहिए। अगर जैसे हमारे अध्यात्म में भी इसको कहा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। इन चीज़ों को कैसे शरीर में निरूपित किया जाएगा, किनसे किया जाएगा, किनसे नहीं किया जाएगा। तो पहला शब्द जो आता है वो यम का आता है। यम का मतलब होता है टाइम एंड स्पेस, य और म। ये म का मतलब होता है एनालिसिस और य का मतलब है शरीर के द्वारा करेक्टर।
इसलिए यम होता है। और यम के बाद यह कैसे मेंटेन होगा, इसके लिए दूसरा शब्द आता है नियम। नियम किसी के द्वारा बताया हुआ नियम नहीं काम करेगा, बल्कि स्वयं के द्वारा अख्तियार किया गया नियम काम करेगा। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए जो प्राणवायु है अंदर कार्य कर रही है, 5 तत्वों से बना हुआ, लेकिन हर तत्व में 5 तत्व विद्यमान होते हैं। तो उनका संचालन कौन सा शरीर कैसे कर रहा है, विभिन्नता के साथ भी कुछ सामान्य ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा करता रहता है। इसलिए यम के अंदर जो संकल्प आप बना रहे हैं वह नियम के द्वारा परिमार्जित करना पड़ेगा। नियम आप क्या बनाते हैं? सुबह का उठना, रात का सोना, पूरे दिन के अंदर क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसका समय क्या होगा, उसको अगर चयनित करके करेंगे। जिस तरह से एक नौकर को नौकरी करने के लिए अगर उस समय का अनुमोदन नहीं करता तो न तो नौकर माना जाएगा न तो किया जाएगा। और नौकर वो पेट के कारण ही लगता है ना, कमाने के लिए लगता है ना। इसी तरह से शरीर को संचालित करने के लिए शरीर के द्वारा स्वीकार किए गए नियमों को समय के अनुसार करने पर ही उसका कल्याण होता है। इसलिए दूसरा स्टेप आता है नियम। फिर तीसरा स्टेप आता है आसन। कौन सा कार्य कब करोगे, कहाँ करोगे, कितने समय करोगे, इन सब चीज़ को जब बोल करके कुछ किया जाता है तो धीरे धीरे उसमें उन क्रियाओं में उन शरीर के उन अंगों में शक्ति का विस्तार होता है। अनियमित करने पर शक्ति का कोई विस्तार नहीं होता। इसलिए योग पर ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभिक यम और नियम के बारे में बताते हुए आसन तक हम आए हैं। और आसन के द्वारा शरीर का जो कुछ मूल्यांकन किया जाएगा वो बाद में होगा। फिलहाल आप इतना ही समझें कि अगर कोई कार्य शक्तिकृत करना चाहते हैं, आयु का विस्तार करना चाहते हैं, तो खान पान, रहन सहन, सोना बैठना उठना इत्यादि का नियमन करने के कारण ही योग की स्थिति पैदा होगी। अन्यथा उछल कूद पशुवत करने से कोई लाभ नहीं, किसी को लाभ नहीं है। क्योंकि इन 5 तत्वों से बने शरीर में पंचाग्नि सब तक चलती है और जब तक अग्नि नहीं होगी। इसलिए इन 5 क्रियाओं के अंदर अग्नि प्रधान होती है, अग्नि के कारण ही गति होती है। तो उसका चयन बगैर समय के अगर अग्नि कार्य करे तो ज्वाला और न जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। इस शरीर के अंदर भी यह अग्नि होती है। और 5 तत्वों में भी 5 चीज़ों का जो मूवमेंट होता है उसमें अग्नि ही प्रधान होती है। इसलिए अग्नि को उसकी परिस्थितियों के अनुसार ही शरीर के अंदर ढालने की क्रिया को, ताकि आयु का विस्तार और गति बनी रहे, इसलिए शरीर के अंदर उसका चयन करते हैं और इस क्रिया का नाम योग है। धन्यवाद। इसी के साथ आप और भी विश्लेषण के लिए बात करना हो तो चैनल को लाइक करें और क्वेश्चन के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें तथा अभ्यास के द्वारा इसे परिमार्जित करें। धन्यवाद।